नमस्कार दोस्तों, इनलाइटन वर्ल्ड रिसर्च फाउंडेशन के द राइट पीपल में एक बार फिर आपका स्वागत है। राइट पीपल की सीरीज़ में जो हमारा वानप्रस्थ एक सेगमेंट है, प्लेलिस्ट में आप चेक कीजिएगा। तकरीबन जो वानप्रस्थ की जो आयु है लगभग कितनी मानी जाती है डॉक्टर साहब? पहले तो 4 भागों में ही बांटा जाता था और 50 के बाद वानप्रस्थ आ ही जाता है। दोस्तों, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब। 50 के बाद वानप्रस्थ स्टार्ट हो जाता है आदमी का। शतायु, जब आयु की बात की जाती है, आयु की बात की जाती है तो 100 मान के चलते हैं, 100 साल। तो 25 हमारे के 4 स्लॉट्स हैं। ऋषि मुनियों ने जो बांटा बनाई है उसको तो उसमें 4 चरणों में 4 चरणों में है। 4 चरणों में बांटा। तो पहला चरण क्या रहता है उसमें? पहला चरण हमारा किशोर बावल, बाल गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25, ये तो आश्रम में आ 25 गए। ये तो आश्रम में आ गया। तो उसमें बाल अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, गृहस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर आपका गृहस्थ के बाद आपका ये वानप्रस्थ, देन उसके बाद संन्यास। तो दोस्तों, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बहुत फास्टली इंटरव्यू हो रहे हैं। रीजन बिंग क्या होता है, कई बार चेतनाओं का स्तर इतने हायर लेवल पे होता है कि अचानक वो व्यक्ति या व्यक्तित्व सामने आ जाता है कि उसको छोड़ने का मन नहीं करता। इस भाव से नहीं इंटरव्यू हो रहा था, इस भाव से आना भी नहीं था, लेकिन मेरे सामने एक ऐसा व्यक्तित्व आया, एक ऐसी पर्सनैलिटी आई जिसको मैं देख के अपने आप को रोक नहीं सका और मैंने तुरंत इस इंटरव्यू को करने का मन बनाया। वानप्रस्थ की बात हो रही है, 50 और 75 के बीच का एक मसला है उम्र के अनुसार। तकरीबन उम्र आपकी, वैसे लेडीज की उम्र पूछी नहीं जाती क्योंकि वानप्रस्थ ही है, तो पूछना जरूरी भी है ताकि आप लोगों को उनकी एज नहीं, मैं उसमें कोई वो नहीं समझती कि पूछी नहीं जाती है, बताने में कोई संकोच हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी 73 ईयर्स। 73 वाला 2 साल बचे संन्यास लेने में मात्र। तो वानप्रस्थ में क्या कर रही है डॉक्टर? वानप्रस्थ में बच्चों को सहयोग और अपना जीवन के जो पूरे हम नहीं कर पाए थे गृहस्थ जीवन में, या जो हमारा दायित्व थे पारिवारिक, वो हमारे शौक पूरे नहीं हो पाए। उन लक्ष्य उसमें लिखना है, पढ़ना है, घूमना है कहीं। अपने एक हमारी मित्र मंडली है जो हम मिलके फिर कभी बनारस चले गए, कभी इधर मसूरी साइड चले गए, या धार्मिक स्थलों पे चले गए, पीछे हाँ धार्मिक स्थलों पे चले गए, नॉर्थ चले गए, पीछे नॉर्थ ईस्ट गए हम। अरे वाह। तो वो सारा घूम के दार्जिलिंग वगैरह सब देख के आए। तो वहाँ की कल्चर देखी, वहाँ की एग्रीकल्चर देखी, क्या खान पान है, कैसा रहन सहन है वहाँ का। हालांकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, उसमें प्याज भी नहीं लेती। मुझे बड़ी दिक्कत होती है बाहर जाने में, खाने में। मुझे खाना नहीं मिलता, लेकिन जो मिल जाता है मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। क्या बात है, संतोष। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा दही ले ली, ब्रेड ले लिया, और लोग जो खाना है खाएं, मुझे जो मिल गया मैं उसमें खुश होती हूँ। पूरा नाम क्या लिखते हैं? मैं डॉक्टर संतोष गुप्ता, आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ। मैंने जान के इस टाइम पूछा क्योंकि अभी आपने 2 मिनट पहले संतोष का जिक्र किया कि मुझे संतोष है, तो संतोष का जो नाम से जो संतोष है, उसका जो संतोष है उसका क्या? नहीं, वो मेरी मदर से मिला है मुझे। मेरी मदर जो है ना, अगर मैं गांव में मेरा जीवन रहा, और बिलोंग करते हैं? मैं यूपी बुलंदशहर से, और ठेठ गांव है मेरा। घर में खेती बाड़ी, गाय भैंस। मेरे फादर जमींदारी टाइम में बड़ी लंबी जमींदारी की है, थी उनके पास अपने टाइम में। जमींदारी मीन्स अब तो कहते हैं जमींदारी जो खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन ब्रिटिश काल में जमींदार वो होते थे जो लगान वसूल करके और ट्रेजी में जमा करते थे। तो उनके पास कई गाँव की जमींदारी थी। तो इस आज इस 73 साल की उम्र में ये जो घूमना फिरना, जिम्मेवारियों से बाहर निकल कर अपने निजी जीवन के बारे में जानना, ये जो चेतना, ये कैसे अचानक आपके जीवन में कैसे घटित हुई? नहीं, अचानक तो नहीं आई। जीवन का एक लक्ष्य था कि बच्चों से फारिग होके कुछ जीवन अपने लिए जिए। क्या बात है।
उसमें मैं साहित्य पढ़ती हूँ। मेरे प्रिय कवि हैं, दिनकर जी है, नाम महादेवी वर्मा को मैंने बड़ा पढ़ा। और साहित्य में नरेंद्र कोहली मेरे बहुत ही दिग्गज, अच्छे दिग्गज लोगों में से हैं। उनका मैंने साहित्य बहुत पढ़ा है। दोस्तों 73 की उम्र हो किसी व्यक्ति की और वो साहित्य, घूमना फिरना, परिवार की जिम्मेवारी से हटकर थोड़ा सा अपने प्रति संजीदगी दिखाना और उस संजीदगी के साथ अपने लिए कुछ समय बिताना, ये सब कुछ चीज़ें तकरीबन एक 73 साल की एक डॉक्टर महिला आपके सामने अपना अनुभव साझा कर रही हैं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो इस एज ग्रुप के लोग हैं उनके शायद मेरे ख्याल पैरों में, घुटनों में, सिर में कहीं बहुत तरह की तकलीफ़ों का भी समावेश रहता है। वो क्यों रहता है? क्योंकि डॉक्टर हैं तो उस विषय पे भी बात कर लेते हैं। और आपको नहीं रहता? नहीं ऐसा नहीं। मैं तो समझती हूँ ऊपर वाले की एक कृपा है मेरे ऊपर और मेरे बुजुर्गों का मुझे आशीर्वाद है और मेरा खान पान। मुझे भूख नहीं है तो मैं कुछ भी बनाए मैं खाऊंगी नहीं। संयम और मेरी संयम और संतुलन। मेरी बहू रानी है, हम कहीं बाहर निकलते हैं बहू के साथ तो सब कहते हैं ये आपकी बेटी है। मन का बेटी नहीं, बहू है। अरे ऐसा तो देखा ही नहीं हमने कहीं। हमें कोई पता ही नहीं कर पाता कि ये बेटी है। मुझे मतलब सेम है, मेरे लिए बेटी भी है बहू भी, मुझे कोई वो नहीं है। ये जो डॉक्टर पेशा जब आपने अपनाया उससे पहले कुछ और भी विकल्प थे मौजूद या सिर्फ डायरेक्टर बनना ही था? नहीं, मेरे एक ड्रीम था डॉक्टर बनना। आप बहुत पुराने समय के पढ़े लिखे हैं, दूसरों की सेवा करने का भाव। आपने BMS किया उस समय? हाँ। तो उस टाइम कोई दिक्कत नहीं आई एजुकेशन में? दिक्कत बहुत आई। अच्छा, बहुत आई। मेरे गांव में तो प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। अरे बाबा। तो फिर उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद, तमाम तरह के पड़ाव को हासिल करने के बाद आज कैसा महसूस करते हैं? आज भी मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी कि अब अपने लिए जीना है। बच्चे सब अपनी अपनी जगह सेट हो गए। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरी 2 बेटी हैं, एक बेटा है जो मेजर है इंडियन आर्मी में। वेरी गुड। उसका एक छोटा बेटा भी है। बड़ा पूरा परिवार है मेरा। बहुत सुंदर। ये देवता हैं, 2 देवते हैं, एक देवती है। इस परिवार को क्या देना चाहती हैं विरासत के तौर पर? संस्कार। AI का ज़माना है आज और AI में हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है और कंप्यूटराइजेशन बहुत तेज़ी से चीज़ों को बदल रही है। ऐसे में भावनाओं को कैसे महसूस करती हैं? नहीं, भावनाओं को हम कंप्यूटर से तुलना नहीं कर सकते। तुलना नहीं की जा सकती। नहीं कर सकते। वो तो निर्जीव चीज़ है। ज़बरदस्त चीज़ बोली है। शब्दों में से शब्द, भाव में से भाव निकल के जब एनालिसिस किया जाता है तब मेरे अंदर कोई बात आती है, तो मैं आपको बात बताने का प्रयास करता हूँ। निर्जीव चीज़ है संजीदगी। देखिए 73 साल की उम्र की आत्मा की, शुद्ध आत्मा की, जिसने बरसों संघर्ष देखा, बरसों तमाम तरह की चीज़ों को अप डाउन होते हुए देखकर अपने जीवन के संघर्ष में से निकल के अपने व्यक्तित्व को निर्माण दिया और अपने बच्चों को संस्कार के रूप में देने का प्रयास कर रही है। मेरे फादर 93 ईयर्स ओल्ड, भाई नहीं था मेरे कोई, मेरे पास रहते थे। तो लास्ट टाइम में कुछ ऐसा होता था कि ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम हो गई तो बॉडी पे अपनी उस पे कंट्रोल नहीं था उनकी। मतलब पोटी आई है या कोई चीज़ अच्छी खा ली, वो बर्दाश्त नहीं हुआ और लगभग बैलेंस नहीं बन पाता था। कपड़े ख़राब हो गए। तो मैं ये देखती थी कि मैं घर में हूँ, बेटा है नहीं, तो बेटियों से भी मैं धुलाना नहीं चाहूँगी। मैं उनके कपड़े, अब शुरू में मैंने देखा कुछ कपड़े मैंने फेंक दिए। अब कैसे करूँ? कितना फेंक दोगे? फिर मैं क्लिनिक से आती थी तो उनके कपड़े साफ करती थी और उनको ये कहती थी नहीं कोई बात नहीं बाबूजी, तुमने अपने आप थोड़ी किया है, जान के थोड़ी हुआ है, हो जाएगा, मेरे से भी हो सकता है कभी। मतलब शर्मिंदगी महसूस, माँ बाप ने भी तो धोए होते हैं हमारे, शर्मिंदगी महसूस ना करें उनको। फिर मैं उसे धोती थी, हालांकि साधन थे सारे, लेकिन मैं अपनी बेटी या बेटे को ये कहती थी मैं धो रही हूँ, तुम कब पानी डालो, ताकि इनको एक भाव ये आए दिमाग में कि बुजुर्गों की सेवा कैसी की जाती है। इमोशंस जागृत हों।
हाँ, बहुत बढ़िया। कल को इनको यही तो संस्कार है। प्रैक्टिकल करके दिखा। हाँ, प्रैक्टिकल ये देखें कि हमारी मदर ने जी 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 कैसा जीवन जिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, संस्कारों को जब, विचारों को जब बड़े स्तर पर देखा जाता, आदर्श के रूप में देखा जाता, तो वो संस्कार बन जाते हैं। इन आदर्शों को आप देख पा रहे हैं संस्कार के रूप में, इनके परिवारों में, इनकी जहनियत में और इनकी आचार व्यवहार संस्कार में। डॉक्टर साहब, महिला एक ऐसी शख्सियत का नाम है जो नारी शक्ति के रूप में भी जानी जाती है, और बहुत सारे उसके साथ अप डाउन्स भी आते हैं जीवन में। मंथली सर्कल का भी बड़ा उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं। जी जी जी। तो इन तमाम तरह की उथल पुथल के साथ फिर उसके अंदर एक आयु और एज के अनुसार ना कुछ चेंजिंग्स आते हैं। इन जेंट्स में आते हैं, बट उतने जल्दी नहीं आते हैं, ऐसा माना जाता है। क्या सही है ये बात? ये बॉडी टू बॉडी, पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन है। हाँ, उसको देखिए, कई बार मैंने देखा है, मैं उसमें प्रैक्टिस में रही तो मैंने देखा, एक लेडी हस्बैंड वाइफ जा रहे थे, एक्सीडेंट हुआ, गिर गए मेरे सामने। तो देख के वो बैठे, उसको यहाँ चोट लगी। मन का चोट है ये, तो खून तो बंद होगा नहीं। मैंने उसे जैसे ही जाइलोकिल देने के लिए कि टाँका लगेगा इसमें, मैंने वो दिया तो वो अपना आपा ही खो बैठी। और एक लड़का मेरे गांव में था, उसकी वो रस्सी बांधते हैं ना, जिसे वो बांधना कहते हैं, वो चढ़ाते हैं, तो उसमें आ गया, शाफ्ट में आ गया, और बाजू यहाँ से उखड़ गई। और उस बाजू को आधी किलोमीटर से लेके आ रहे गांव में। इट्स अ मैटर ऑफ विल। तो हाँ, मैंने ये देखा, ये इसे दर्द को बर्दाश्त कैसे कर पाए। तो ये सब अपना अलग अलग मैन टू मैन है। हाँ, इसको हम ना किसी दोस्तों, दर्द जो है वो मैन टू मैन है, चाहे शरीर का हो चाहे आत्मा का हो, वो दिमाग से संबंध रखता है। वो दिमाग से संबंध रखता है, वो कितना बर्दाश्त कर पाता है आत्मा वाला। तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? बड़ा गहरा विषय है वैसे। कैसे कम किया जा सकता है? शरीर का तो चलो आप डॉक्टर हो, दवाई दे दोगे भाई, इंजेक्शन दे दोगे, दर्द कम हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा। आत्मा के दर्द को कैसे ठीक किया? आत्मा का दर्द भी आदमी खुद ही, कई लोग होते हैं जरा सी बात में सुसाइड कर जाते हैं। वो कमजोर दिल और आत्मा ही तो है, कमजोर आत्मा है, ठीक है। और कई लोग इतनी परिस्थितियों से निकल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो हम किसी को। दोस्तों, विषय बड़ा गंभीर है और संजीदगी उम्र की है, और अनुभव की और तजुर्बे और संस्कारों की बात हो रही है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम रेसिपी बना के आपको दे दें और आप उसको ले लो और आपके वो सब घटित होना शुरू हो जाए। ये निजी अनुभवों के मामले हैं। अभी आपने बताया कि जो आदमी की जो आत्मा है ना, वो आत्मा के साथ जो संस्कार जुड़े हुए हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी आते हैं, जन्म दर जन्म भी आते हैं। वो तो उससे उसकी मजबूती का अंदाजा लग सकता है कि कोई आदमी, जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा एक पिछला जन्म का संस्कार है, पिछले जन्म के संस्कार हैं, कुछ हमारा पारिवारिक माहौल, उसको परिवेश क्या मिला, उस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा को जो परिवेश मिल रहा है, उससे उत्पन्न होने वाले, डेवलप होने वाले जो संस्कार हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी भी आते हैं और वो जन्म दर जन्म भी जाते हैं, जन्म दर। तो कभी आपने देखा होगा कि छोटा सा एक उम्र का बच्चा, वो बहुत छोटी सी उम्र में बहुत संस्कारिक है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ धर्म कर्म करने वाला है। उसको किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, वो अपने आप ही कर रहा है। वो अपने आप ही कर रहा है। वो आत्मा एक्चुअली पीछे ट्रैवल करके आ रही है, तो इसलिए वो उसको वही चीज़ चाहिए, उसको वो एम्बियंस अच्छा लगता है, वो नाचता है तो वो कृष्ण बन जाता है, कभी राधा के रूप में बच्ची है तो वो बन जाती है, वो तमाम तरह की ये चीज़ें घटित होती हैं। उसको वही माहौल पसंद आता है, उसको बाकी खेल खिलौने शायद पसंद नहीं आते। और माहौल और नहीं, खुश होता है वो उन चीज़ों, और माहौल पसंद नहीं आता, और माहौल पसंद नहीं आता। और ये फिर ये लंबा समय तक यही चलता रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ जरूर है कि अगर उसके पास कार्मिका कुछ समय के हैं आध्यात्मिक, तो वो कुछ समय तक ही ऐसा करेगा, और अगर परमानेंट तो परमानेंट करेगा। ऐसा ही है ना, परिस्थितियों के अनुसार। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको परिस्थिति भी नहीं टिका पाती। 73 साल के बाद क्या करने का मन है? अब ये तो ऊपर वाला बताएगा क्या करना है। संन्यास में क्या करना है? संन्यास में अब भी संन्यास सही है,
मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती। ठीक है, बच्चों को ज़रूरत होती है तो मैं उनको सहयोग देती हूँ, बाकी मैं बहुत ज़्यादा उनकी उसमें लिप्त नहीं रहती ना। लिप्त और संलिप्त होने का जो विषय है बीच का, उसी में ही स्वार्थ और परमार्थ जुड़ा हुआ है। और पहले से ही मैं प्रैक्टिस में भी रही, तो मैंने अर्थोपार्जन के लिए प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, अगर मुझे ये लग रहा है, सेवा भाव उसमें मस्त होता था, मुख्य मेरा सेवा भाव होता था। अगर कोई आज भी प्रैक्टिस करती हैं कभी कभी? कुछ कभी कभार मेरे पेशेंट आ जाते हैं, टेलीफोनिक रह गया अब तो, टेलीफोनिक रह गया, बस सिर्फ कंसल्टेंसी। हाँ, कंसल्टेंसी। अगर मुझे ये लगा कि ये पेशेंट नर्सिंग होम का नहीं बहन कर पाएगा वहाँ के, और बीके में से कोई पूछेगा नहीं, तो चाहे मुझे खुद जाना पड़ा दिल्ली मेडिकल में या कहीं। अच्छा, अगर आपको कोई इस सेवा का ऑफर दे तो आप लेना पसंद करेंगे? हाँ, हाँ, जाना तो पसंद करूँगी, लेकिन अब मैं परमानेंट कहीं बन के रहना नहीं चाहती। कभी मेरा बेटा मुझे बुला लेता है, कभी बेटी मुझे बुला लेती है, तो फिर सन्यास तो भी लिया नहीं? नहीं, वानप्रस्थ तो हुआ ही नहीं फिर। एक तरह से वानप्रस्थ ही, अभी तो समझ लो, अभी तो इसमें वानप्रस्थ में ही टाइम है थोड़ा सा। दोस्तों, जब बात आती है ना इस विषय को लेने की, या किसी भी विषय को लेने की बात आती है, तो लेने से पहले एक हिम्मत होती है, और हिम्मत अच्छों की टूटती है। क्या कहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है ना। तो वानप्रस्थी होना चाहोगे? वानप्रस्थ तो चल ही रहे। पक्का? चलिए, 2 साल बचे हैं हमारे डॉक्टर साहब के, संन्यास की तरफ बढ़ रही हैं, और इस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ कि इनका जो अनुभव है, ये अनुभव समाज के, राष्ट्र के, विश्व के और माँ प्रकृति के कल्याण में किसी रूप में, सदुपयोग रूप में आए, ये इसका कोई तौर तरीका निकालें। प्रकृति के लिए क्या कर पा रहे हैं? प्रकृति के लिए एग्रीकल्चर का अभी भी शौक रखती हूँ। बागवानी गांव में जाना आना भी अभी है। लेकिन उसमें तो प्रकृति से ले रहे हो ना, दे क्या रहे हो? नहीं, देने का तो पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, और हरियाली देख के बड़ा मन अच्छा लगता है। वो दिखने में तो अच्छा लगता है, लगने में भी अच्छा लगता है, लेकिन वो हम तो कंज्यूम कर रहे हैं ना उसके ऑक्सीजन को, हम दे क्या रहे हैं उसको? नहीं, दे क्या रहे हैं, तो उनको सींचना है, वो देना भी तो है, उनको लगाना है, ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा पौधा, उसको सींचना पड़ेगा, उसकी देख रेख सींचना पड़ेगा, उसकी देख रेख। जी। दोस्तों, प्रकृति के प्रति प्रेम और संस्कार और विचारों का आदान प्रदान, और फिर गृहस्थ में रह के भी वानप्रस्थ जैसी परिस्थिति में रहना आज की ज़रूरत भी हो सकती है, आपकी मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि अब वो वन नहीं रहे, उन वनों में उस तरह की अवस्थाएं नहीं रही हैं। तो ऐसे में घर में रह के भी आप इस प्रयास को अपने संजीदगी के साथ कर सकते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और इसी शुभकामनाओं के साथ कि डॉक्टर साहब का स्वास्थ्य लोगों के जन कल्याण के या परमार्थ के जो विषय हैं उनके लिए लगे, और ये अपना अच्छे स्वास्थ्य के साथ ऐसा कर पाएँ। अलविदा देता हूँ तब तक के लिए कि नया कोई शख्स या शख्सियत मेरे सामने आपके साथ रूबरू ना करा पाऊँ। नमस्कार।
नमस्कार।